स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है मीओसिस के मुताबिक मीओसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में तारुफ। इसका मुख्तसर सा कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया। उसमें हमने ये पढ़ा था कि मीओसिस एक ऐसी सेल की तकसीम है जिसके अंदर एक डिप्लॉइड सेल जो है वो तकसीम होता है और तकसीम होकर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स पैदा करता है। ये थी इसकी डेफिनेशन, ये इसका तारुफ था। इसके तारुफ में दूसरी बात आपने ये सीखी थी कि मीओसिस की 2 कंसेप्टिव फेजेस होती हैं, एक के बाद दूसरी फेज होती है। मीओसिस की पहली फेज को आपने कहा मीओसिस फर्स्ट और सेकंड को कहा मीओसिस सेकंड। जब इनकी स्टेजेस को पढ़ेंगे तो इसी तरह यानी पीमैट 1 आपके पास ये था और दूसरा ये था पीमैट सेकंड, यानी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। इसी तरह से दूसरी जो हमारी स्टेज थी मीओसिस की वो ये है कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। आज हम सबसे पहले पीमैट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है हमारे पास प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज। ये आपके एमसीक्यूज में ये आ जाता है कि कौन सी फेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है मीओसिस की, आपने याद रखना है। प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मीओसिस। मीओसिस की सबसे लंबी तरीन जो फेज है वो प्रोफेज 1 है। इसके लंबे होने की, इसके लेंथी होने की वजह ये है क्योंकि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉइड सूरत में हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, पेयर की सूरत में हैं और वो मुख्तलिफ बिहेवियर से गुजरते हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरते हैं, जिसकी वजह से वक्त ज्यादा लगता है और ये फेज इसलिए लॉन्गेस्ट फेज बन जाती है। समझ आ रही है आपको कुछ? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस तरह के आपने माइटोसिस में पढ़ा था कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है नॉन डिवाइडिंग सेल में वो पहले डिस्पर्स्ड हालत में होता है, बिखरी हुई कंडीशन में होता है। जो ही सेल तकसीम होने लगता है यानी सेल डिवीजन की हालत में सेल आता है तो उस वक्त क्या होता है, देखिए यहाँ डायग्राम में इस वक्त ये सेल नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में है। न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लैक कलर के आपको बिखरा हुआ मटेरियल नजर आ रहा है, डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्या चीज है? क्रोमैटिन मटेरियल है। यानी जब सेल नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में होता है उस वक्त जो बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। जो ही सेल तकसीम होने की हालत में आता है यानी प्रोफेज में एंटर होने लगता है उस वक्त सेल का क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद किस हालत में आ जाता है? क्रोमोसोम्स की सूरत में आ जाता है। समझ आ गई? पहली तब्दीली तो प्रोफेज में ये होती है। इसके बाद अगली बात है सिनैप्सिस। सिनैप्सिस क्या चीज है? हमारे पास सिनैप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं, एक दूसरे के साथ तरतीब पाते हैं, बराबर आते हैं, इसको सिनैप्सिस बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने यहाँ लिख दिया कि डायग्राम से भी समझा दिया, मैं डायग्राम की वजाहत बाद में करता हूं, पहले इसको डिफाइन करते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स
की जो पेयरिंग है टुगेदर इकट्ठे और लाइनिंग अप, इसको 3 आप टर्मिनोलॉजी से वजाहत कर सकते हैं सिनैप्सिस की। या तो आप पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं या आप इसे लाइनिंग अप ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं या फिर आप डियर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। आपको जो आसान लगे आपने वो याद कर लेना है। यानी पेयरिंग या लाइनिंग या एसोसिएशन जो भी आप टर्म इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल ठीक होगा। पेयरिंग या लाइनिंग या एसोसिएशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सिनैप्सिस। देखिए ये कैसे पेयर अप होते हैं, ये मैं यहां से आपको समझाता हूं डायग्राम से। ये आपके पास इस वक्त जो क्रोमोसोम्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 2 क्रोमोसोम हैं। ये वाला क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये वाला क्रोमोसोम नंबर 2 है। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 क्रोमोसोम्स हैं। क्योंकि एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं इसलिए इनके क्रोमैटिड्स को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि सेंट्रोमेयर कितने। सेंट्रोमेयर 1 है और इसके साथ क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं, लिहाजा ये एक अलग से क्रोमोसोम तस्वीर किया जाएगा और ये अलग से एक क्रोमोसोम तस्वीर किया जाएगा। समझ आ गई आपको? इसके बाद मैंने ये कहा कि बाइवेलेंट क्या चीज है, दोनों क्रोमोसोम्स पेयर हो रहे हैं, इकट्ठे हैं, आमने सामने हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं। इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं बाइवेलेंट, यानी ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हर पेयर आपस में क्या कहलाता है मेरे बच्चों? बाइवेलेंट। समझ आ गई? अब आइए इनके क्रोमैटिड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए जी मैंने नंबरिंग कर दी क्रोमैटिड्स की, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। कितने क्रोमैटिड्स हैं इस वक्त? 4 क्रोमैटिड्स हैं। 4 को हम टेट्रा बोलते हैं और इस बनने वाले स्ट्रक्चर को जिसमें ये 4 क्रोमैटिड्स आपको नजर आ रहे हैं इसको टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। समझ आ गई यहां तक? और ये दरमियान में जो स्ट्रक्चर बन रहा है इनको आपस में लाइनिंग अप करवाने के लिए, पेयर अप करवाने के लिए इसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन इजाफी तौर पर मैंने आपको बता दिया, हमें याद रखना है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ये सिनैप्सिस हो रही है। उम्मीद है सिनैप्सिस का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे पास अगली बात है क्यास्मेटा किसे कहते हैं। क्यास्मेटा से क्या मुराद है, पहले इसको डिफाइन करेंगे। 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो बातें यहां हाईलाइट करने की हैं वो ये हैं, सबसे पहली बात कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि इनके अंदर 4 क्रोमैटिड्स मौजूद हैं लेकिन हम यहां बात कितनों की कर रहे हैं? 2, और वो भी कैसे? नॉन सिस्टर्स। अगर एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड हो तो उनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, अगर मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड हो तो फिर उनको नॉन सिस्टर बोलते हैं। जब 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन एक दूसरे को क्या करें? ज्वाइन करें। कहां पर? एट सर्टेन पॉइंट्स, खास मकामात पर, खास पॉइंट्स पर। देखिए यहां पर ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का पॉइंट, ये इसका क्रोमैटिड का पॉइंट, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर है, सिस्टर नहीं है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के ये पॉइंट आपस में इस मकाम पर, इस पॉइंट पर आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। समझ आ रही है आपको? अब ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जहां पर 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हो रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्यास्मेटा बोलते हैं। समझ आ गई? क्यास्मेटा बोलते हैं। इनको आपस में मिलाने वाला
इनको आपस में अटैच करवाने वाला एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम को हम बोलते हैं रिकम्बिनेज। रिकम्बिनेज एंजाइम्स जो है इन पॉइंट्स को अटैच करके chiasmata बना रहा है। chiasmata की समझ आ गई? पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट्स आर कॉल्ड chiasmata, ठीक है। और ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को chiasmata बोलते हैं। ये देखिए यहाँ भी एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ भी ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हो रहे हैं, यू देखिए एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम chiasmata बोलते हैं। और ये वाले जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इनको हम क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? मैं इनको जरा सर्कल कर देता हूं डायग्राम में। ये वाले पॉइंट और इधर से ये वाले पॉइंट, ये chiasmata है। समझ आ गई आपको? इसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट 1911 में थॉमस हंट मॉर्गन ने पेश किया, डिस्कवर किया इसने किसके अंदर? फ्रूट फ्लाई के अंदर। जब वो फ्रूट फ्लाई की सेल डिवीजन पढ़ रहा, उसके सेल की डिवीजन पढ़ रहा था, तो तब इसने क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस डिस्कवर किया। अब आगे देखते हैं क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्या करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं इन पे फोकस ज्यादा कीजिएगा। वो आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं। किस चीज का? देयर सेगमेंट्स मतलब होता है अपने हिस्सों का, अपने मुख्तलिफ हिस्सों का तबादला करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? क्रॉसिंग ओवर। समझ आ गई? किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो रही है? डायग्राम में देखिए कि ये सब जो क्रोमैटिड था, इसका हिस्सा ये वाला रेड हो गया, ये जो रेड क्रोमैटिड था इसका ये वाला हिस्सा सब्ज हो गया। तो ये सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए आपस में, ये हिस्से एक दूसरे के इनके साथ आपस में एक्सचेंज हो गए। और इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों हमने क्या बोला? क्रॉसिंग ओवर। और इस वक्त देखिए chiasmata हमारे खत्म हो चुके हैं। जब एक्सचेंज हो चुके, जब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी, उस वक्त हमारे chiasmata खत्म हो जाएंगे। chiasmata का मकसद ही यही था कि उन्होंने सेगमेंट्स को आपस में एक्सचेंज करवाना था। सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए तो फिर उनका काम ही नहीं रहा, इसलिए वो खत्म हो गए। और एक और बात यहाँ ये टर्म इस्तेमाल हुई है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। रिकम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? री मतलब होता है दोबारा, कंबाइन से निकला हुआ लफ्ज है कॉम्बिनेशन, मिलना। यानी जेनेटिक मटेरियल जब आपस में मिल रहे हैं तो इससे ऐसी नस्ल पैदा हो रही है जिसके अंदर मुख्तलिफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स हैं। अगर ये क्रॉसिंग ओवर का अमल ना हो तो रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे अंदर नहीं होगी। फिर इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि हमारे जो शक्लें हैं, हमारी खसूसियात हैं, हमारे चेहरे हैं, वो सब एक जैसे हो जाएंगे। अब होगा ऐसा कि अगर एक घर में 5 अफराद हैं, उनके अंदर रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं हुई तो क्या होगा? रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर नहीं होती तो फॉर एग्जांपल एक घर में 5 अफराद हैं, 5 भाई हैं, वो सारे के सारे एक शक्ल के। अब जुड़ में करता है, 5 को पकड़ लेंगे कि पता कैसे चलेगा कि कौन है ये? इसलिए जेनेटिक रिकम्बिनेशन का होना जरूरी है। और ये क्रॉसिंग ओवर अल्लाह ताला का एक बहुत
बड़ा तोहफा है हमारे लिए कि हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और पहचाने जा सकते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अपने कैरेक्टर्स की वजह से, अपनी शक्ल सूरत की वजह से हम मुख्तलिफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स की वजह से पहचाने जा सकते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। समझ आ गई? क्रॉसिंग ओवर, जिसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और टर्मिनेशन ऑफ क्यास्मेटा के बारे में भी बात हो चुकी। टर्मिनेशन का मतलब खत्म, क्यास्मेटा इस वक्त खत्म हो गया। इसके बाद चेंजेस होती हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। कुछ जरूरी तब्दीलियां हैं प्रोफेज 1 के इख्तिताम पर। वो तब्दीलियां ये हैं कि जैसा कि आपने माइटोसिस की प्रोफेज को पढ़ा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो जाता है, न्यूक्लियोलाई डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, क्योंकि पहले तो सेल तकसीम नहीं हो रहा होता, जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम है, जो हमारे पास इंटरफेस के अंदर सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए, अब उन्होंने क्या करना है, वो अपने अपने पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये इधर आ गया, ये सेंट्रोसोम, ये इधर आ गया, अपने अपने पोल्स की तरफ ये मूव कर जाएंगे। सेंट्रोसोम अपने अपने पॉइंट्स पर पहुंच जाए। अब सेंट्रोसोम ने क्या करना है, माइटोटिक स्पिंडल को, मियोटिक है यहां पर, ये मियोटिक स्पिंडल को, स्पिंडल फाइबर्स को बनाना है। कौन कौन से फाइबर्स बनते हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। सेंट्रोसोम जब अपने पोल की तरफ मूव कर चुके हैं तो यहां पर जाते हुए इन्होंने काइनेटोकोर फाइबर्स बनाए। काइनेटोकोर फाइबर्स ये हैं जो काइनेटोकोर प्रोटीन से निकलते हैं, उनको काइनेटोकोर फाइबर्स बोलते हैं। समझ आ रही है बेटा आपको? जो काइनेटोकोर पॉइंट से निकल रही है, ये काइनेटोकोर फाइबर्स बन रहे हैं। याद रखिएगा, यहां पर काइनेटोकोर फाइबर सिर्फ 2 बनते हैं हर पेयर के लिए। ये मैं यहां पढ़ाता हूं आपको, 2 काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक पेयर के लिए, क्रोमोसोम्स के एक पेयर के लिए कितने काइनेटोकोर फाइबर्स बनेंगे? 2। एक साइड से, दूसरा दूसरी साइड से, यानी एक पोल से, दूसरा दूसरे पोल से। कितने काइनेटोकोर फाइबर्स बनेंगे बेटा? 2। अच्छा, ये बात, इसके बाद नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स वो भी यहां से निकलेंगे और एक दूसरे से आके जुड़ेंगे। ये जो लाल कलर के रेड लाइंस आपको नजर आ रही है, मैंने बनाई है, ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स है। समझ आ गई यहां तक आपको? नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। इसके बाद हमारा आज का टॉपिक प्यारे बच्चों एंड हुआ। प्रोफेज 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेज हमारा या नेक्स्ट फेज हमारा जो होगा वो क्या होगा? मेटाफेज 1 और एनाफेज एंड टीलोफेज। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे अगले लेक्चर में हम ये तीनों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सब जो स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर देखें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।